हेलो दोस्तों, टेंस की श्रेणी में आज आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बोर्ड पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों के अंत में हिंदी का गा, गी, गे आदि शब्द आता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी वर्ब यूज की जाती है। कहने का मतलब होता है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। देखिए, जब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होगा तो उसमें ही, सी, इट, नेम, इवन यू और दे को भी इसमें सिंगुलर के कैटेगरी में लाया जाता है और इसके साथ हमेशा हम विल का प्रयोग करेंगे। और इसी प्रकार जब बात करते हैं प्लूरल नंबर की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होगा तो आई और वी होगा और इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रिया चेन्नई से रिया चेन्नई से आएगी। यहां पे आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो रिया है, जो नेम को बताता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे रिया विल कम, माने आना, फ्रॉम चेन्नई। रिया विल कम फ्रॉम चेन्नई। इस तरह से आप देख सकते हैं यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम उसके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा सेंटेंस, तुम मेरे बारे में सोचोगी। तुम मेरे बारे में सोचोगी। यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका तुम है, तो इसके लिए हम लिखेंगे यू विल थिंक अबाउट मी। यू विल थिंक अबाउट मी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पे हमारा सब्जेक्ट यू है और फ्यूचर टेंस में यू को भी सिंगुलर कैटेगरी में लाया जाता है, केवल और केवल आई और वी को प्लूरल कैटेगरी में लाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। अंजलि अमन को सब कुछ बताएगी। अंजलि अमन को सब कुछ बताएगी। यहां पे आप देख सकते हैं वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो अंजलि है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तो हम इसके लिए हमेशा विल का प्रयोग करते हैं। अंजलि विल टेल एवरीथिंग टू अमन। अब देख सकते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो हम विल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो, जैसे मैं कल आपसे मिलूंगा। यहां पे सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ हम लिखेंगे शैल। आई शैल मीट यू
और यहाँ पे लिखा है कल। याद रखिएगा, जब बात हम फ्यूचर टेंस में करते हैं और यदि कल शब्द आता है तो हम इसके लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की, जो है देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब सब्जेक्ट का ही होता है, सी होता है, इट होता है, नेम होता है, यू और दे होता है, तो हम इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, और आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में आप सब्जेक्ट आपको चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, आजकल सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, ग्रामर पर्पज से तो ठीक है, लेकिन जब स्पीकिंग करते हैं और स्पीकिंग दौरान ज्यादातर विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अगले साल मैं अगले साल अंजलि से शादी करूंगा। यहां पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा आई है। अगर हम चाहें तो हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने बताया मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आई विल, शादी करना को इंग्लिश में बोलते हैं गेट मैरिड। आई विल गेट मैरिड टू अंजलि। अब यहां पे बता रहे हैं अगले साल, अगले साल को इंग्लिश में बोलते हैं नेक्स्ट ईयर। इन द सेम वे अगर यहां पे लिखा होता अगले महीने तो हम यहां पे लिखते नेक्स्ट मंथ। अगले सप्ताह लिखा होता तो यहां पे हम लिखते नेक्स्ट वीक। चलिए अब देखते हैं, इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आजकल किसी वाक्य में धमकी, बाध्यता, अनिवार्यता बताई जाती है, तो ऐसे वाक्यों में भी हम विल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। आई विल फॉरगेट यू। वह तुम्हें सब कुछ पढ़ाएगी। शी विल टीच यू शी विल टीच यू एवरीथिंग। इस तरह से हम मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्या होते हैं और इनका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। चलिए सीखते हैं। दोस्तों, जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कोई भी टेंस, वो चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, हमेशा टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब बात फ्यूचर टेंस की होती है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और शैल होती है। अब विल और शैल के बाद यदि नॉट या नेवर लगा देते तो हम इससे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे
सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट विल या शैल। ग्रामर पर्पस से यही फॉलो किया जाता है। उसके बाद नॉट, और यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो हम इसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V1 दैट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रिया उसे नहीं पढ़ाएगी। रिया उसे नहीं पढ़ाएगी। आप देख सकते हैं इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो रिया है। रिया, नहीं के लिए हम प्रयोग करेंगे विल, नॉट टीच हिम। दूसरा, वह मेरे प्यार को नहीं भूलेगी। वह मेरे प्यार को नहीं भूलेगी। यहां पे देख सकते सब्जेक्ट हमारा सी है, इसके लिए हम लिखेंगे सी विल नॉट फॉरगेट। अब यहां पे लिखा मेरे प्यार, तो इसके लिए हम लिखेंगे माई लव। अब यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द है, देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कभी नहीं के लिए हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके लिए हम हमेशा नेवर का प्रयोग करते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखते हैं उदाहरण। मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं, सॉरी यहां पे लिखा है उसे, जिसे हम बोलेंगे उससे। मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। आई विल नेवर मीट हर। दूसरा, अंजलि अनुज से कभी शादी नहीं करेगी। अंजलि अनुज से कभी शादी नहीं करेगी। अगर किसी वाक्य में कभी और नहीं बाद में, इसका मतलब कभी नहीं होता है, और इसका ट्रांसलेट होगा अंजलि will never get married to अनुज। इस तरह से हम निगेटिव वाले सेंटेंस को बनाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं दोस्तों कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जब कभी कोई चीज आप पढ़ते हैं तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है उसको आप जरूर लिखें और कोशिश करें नए नए सेंटेंस सीख लिखिए। देखिए मैं आपको कुछ ही एग्जांपल देता हूं, आप नई वर्ब जोड़ के, नए सब्जेक्ट को जोड़कर आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं।
बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया है ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप, यदि क्या वाक्य के बिगिनिंग में आ रहा है। सेकेंड टाइप, यदि क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कोई भी शब्द वाक्य के बीच में आता है। चलिए सीखते हैं सबसे पहले फर्स्ट टाइप और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, तो यदि क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है तो हम सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। देखिए, जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद सबसे पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एंड लास्ट वन में हम उस इंट्रोगेटिव के साइन को लिखेंगे। जैसे क्या तुम मुंबई से कल आओगे? क्या तुम मुंबई से कल आओगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा तुम है, और मैंने बताया जब सब्जेक्ट आपका तुम होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यू, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे विल यू कम फ्रॉम मुंबई टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या प्रिया कॉलेज जाएगी? विल प्रिया गो टू द कॉलेज? इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बनाते हैं। देखिए, इसके अलावा आप देखते हैं कि कभी कभी किसी वाक्य में जब इंट्रोगेटिव होगा और उसमें ऊ का सेंस आता है, ऊ का सेंस आता है, तो ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करते समय ज्यादातर हम शैल का प्रयोग करते हैं, और ठीक सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, और ट्रांसलेट जब करेंगे तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। जैसे क्या, सॉरी, बात करते हैं, जब हम बात करते हैं उनका सेंस आएगा तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट तो आएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आपको बताया कि कर्ता सिंगुलर होगा तो विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनका सेंस आता है तो इसके लिए हम शैल का प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग नहीं करेंगे, और इससे ज्यादा नॉन निर्वचन वाले वाक्यों में ही दिखाया जाता है। जैसे क्या मैं जाऊं? आप यहां पे देख सकते हैं लिखा है क्या मैं जाऊं, उनका सेंस आ रहा है, तो इसका ट्रांसलेट होगा शैल आई गो? क्या मैं पढ़ूं? क्या मैं पढ़ूं? तो इसका बनेगा
shall I read। दोस्तों अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको देखते हैं। यदि सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद टेंस के, कर्ता के या उसके नंबर के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। देखिए सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर मैंने आपको बताया है कि विल या सेल आता है, मोस्ट वाली जाता है तो विल का प्रयोग होता है। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। जैसे तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, तुम मेरे बिना कैसे रहोगी। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कैसे आया है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाउ विल यू, रहना को बोलते हैं लिव। अब यहां पे लिखा है विदाउट, हाउ विल यू लिव विदाउट मी। दूसरा आयुषी कल कहां जाएगी, आयुषी कल कहां जाएगी। इस सेंटेंस में कहां लिखा है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेयर विल आयुषी गो टुमारो। दोस्तों अब हम सीखते हैं थर्ड टाइप इंटरोगेटिव। थर्ड टाइप इंटरोगेटिव क्या होते हैं, देखिए वे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं आता है उन्हें हम थर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में आप देखेंगे इंटरोगेटिव का साइन आएगा, क्रिया आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्ट नहीं आता है। और जब हम ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद सेंस के अनुसार, सब्जेक्ट कहने का मतलब सेंस वो बताएगा कि ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर कैटेगरी में है या प्लूरल कैटेगरी में है, और इसी के अकॉर्डिंग हम विल का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। मेरे बारे में कौन सोचेगा, मेरे बारे में कौन सोचेगा। आप देख सकते हैं यहां पे सब्जेक्ट नहीं है वाक्य में। सबसे पहले जब ट्रांसलेट करें तो इसकी इंग्लिश लिखें, जो लिखा है कौन, और कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। विल थिंक अबाउट मी। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहां पे विल के बाद थिंक आया है, सब्जेक्ट नहीं है।
अब ज्यादातर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, अफर्मेटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, तो हम इन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ये कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ है, कल कौन आएगा, कल कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पे इंट्रोगेटिव निगेटिव बताया गया है। पहला सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, दूसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है। अब जब ऐसे वाक्य का ट्रांसलेट करना होता है तो हम इसे ऐसे करेंगे, जैसे सबसे पहले लिखेंगे हु विल कम टुमारो एंड who will not। अब देखिए, हम चाहे तो यहां पे क्रिया कम लिख भी सकते हैं, लेकिन जब दोनों वाक्य की क्रियाएं सेम होती है तो इसमें हम लिखेंगे who will not। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे। इस तरह से ये हम थर्ड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं वे फर्स्ट टाइप होते हैं, सेकंड टाइप होते हैं और थर्ड टाइप होते हैं। अब जब आप फ्यूचर टेंस के आगे के टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर काउंटिव टेंस, तो बहुत सी चीजें आप सीखेंगे और आशा है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो बहुत अच्छी तरह से आप सीख रहे होंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्यूचर काउंटिव टेंस। थैंक यू सो मच।